ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। पश्चिम बंगाल में ईडी का बड़ा एक्शन। कोलकाता, वर्धमान और हावड़ा के 9 ठिकानों पर की छापेमारी। पीडीएस घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस। हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की जमानत याचिका को किया था खारिज, पूछताछ के दिए थे आदेश। केंद्र की मोदी सरकार पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हमला। बोली, मणिपुर पर क्यों चुप है पीएम मोदी, बंगाल को बताया महफूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई। 5 पुलिस अधिकारी निलंबित। अधिकारियों में आईपीएस समेत एसडीपीओ और प्रभारी निरीक्षक भी शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कोलकाता दौरा। 3 बड़ी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। राज्य में 29 अप्रैल को होने हैं दूसरे चरण के लिए मतदान। आज जयपुर के दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। राजस्थान विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को बांटेंगे डिग्रियां। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल में कैंसर उत्तरजीवी दिवस कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। मणिपुर के उखरूल में फायरिंग से 3 की गई जान। मिलिटेंट्स ने कई घर जलाए। नगा कुकी समुदाय में तनाव। 7 अप्रैल से अब तक 10 लोगों की गई है जान। हैदराबाद में आज अपनी नई पार्टी लॉन्च करेंगी के कविता। तेलंगाना प्रजा जागृति के नाम से नए सिरे से शुरू कर सकती है सियासी सफर। बीआरएस से अलग होने के बाद लिया फैसला। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी को कोर्ट से झटका। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोपों पर स्क्रूटनी कमेटी से 60 दिन में फैसला लेने का आदेश। कांग्रेस बोली, भाजपा सरकार में फर्जीवाड़ा व्यवस्था का हिस्सा। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में येलो अलर्ट जारी। हीट वेव के थपेड़े से बेहाल होंगे लोग। मौसम विभाग ने दोपहर में घर से बाहर न निकलने की दी है सलाह। अमेरिका के साथ पाकिस्तान में कोई बातचीत नहीं। विदेश मंत्री अरागची के इस्लामाबाद पहुंचते ही आया ईरान का बयान। पाकिस्तानी अधिकारियों को शर्तें सौंपेगा तेहरान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनर करेंगे ईरान मुद्दे पर बात। स्टीव विटकॉफ के साथ जाएंगे पाकिस्तान। स्टैंड बाय पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, सीएनएन की रिपोर्ट में दावा। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेट ने ईरान से की एक समझौता मंजूर करने की अपील। कहा, गेंद अब ईरान के पाले में, लेकिन होर्मुज की नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान जंग में साथ न देने पर क्या ट्रंप देंगे नेटो को सजा। पोलैंड के पीएम टस्क ने अमेरिकी वफादारी पर पूछे चुभते सवाल। कहा, रूसी हमले की स्थिति में क्या अमेरिका देगा यूरोप का साथ। बालेन शाह सरकार के नए भंसार नियम से नेपाल में जनता परेशान। बढ़ रहे हैं चीजों के दाम। सीमा पर भारतीय बाजार भी शांत। चीन की बड़ी तेल रिफाइनरी पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। ईरानी तेल खरीदने की सजा। 40 फर्मों पर भी शिकंजा। अमेरिकी वित्त विभाग ने दी जानकारी। पश्चिम एशिया संकट के बीच तेल बाजार में स्थिरता की कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जॉन्स एक्ट की छूट को 90 दिनों के लिए बढ़ाया। इस कदम से विदेशी जहाजों की मदद से अमेरिका में ईंधन की आपूर्ति होगी तेज। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर 27 को होगा हस्ताक्षर। आर्थिक संबंधों में आएगी मजबूती। निवेश, रोजगार और द्विपक्षीय व्यापार में आएगी तेजी। रिजर्व बैंक ने पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस किया रद्द। लाखों यूजर्स पर पड़ सकता है असर। कामकाज में बैंक और उसके जमाकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके अपनाए जाने के चलते हुआ एक्शन। खनन क्षेत्र में सुधार की तैयारी। जल्द नीलामी करने वाले राज्यों को तोहफा। केंद्र सरकार देगी 5000 करोड़ का इनाम। नमस्कार जी, आज 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। हर साल लाखों लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हमें सुरक्षित रख सकती है। घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आइए हम सभी मिलकर मलेरिया के खिलाफ जागरूक बने और एक स्वस्थ सुरक्षित जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के घोषणा से राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल उन्होंने ऐलान किया कि 1 मई से सभी लाइसेंसधारी ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया गया है। इस फैसले के तहत ड्राइवरों को राज्य के 59 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में जांच के दौरान मराठी पढ़ना और लिखना आना चाहिए, नहीं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सरनाईक के इस फैसले पर बवाल मच गया है। विपक्षी दलों, यूनियनों और कई राजनीतिक संगठनों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिससे ये मुद्दा पहचान, शासन और रोजगार से जुड़ी बहस में बदल गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा, मराठी भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन इसके आधार पर लाइसेंस रद्द करना एक अत्यधिक कठोर कदम है। ये फैसला राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक विभाजन को और गहरा कर सकता है। तो वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने भी इस ऐलान के समय पर बवाल उठाते हुए इसे सरकार की अचानक जागृति करार दिया। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर ये सुनिश्चित करेगी कि इस नीति को सार्थक रूप से लागू किया जाए और ये सिर्फ प्रतीकात्मक कदम बनकर न रह जाए। इसके अलावा शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर फिर से विचार करने और टूटी फूटी या कामचलाऊ मराठी बोलने वालों को छूट देने की अपील की है। आपको बता दें, सरनाईक के फैसले से नाराज होकर ऑटो रिक्शा चालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ ट्रेड यूनियनों ने 4 मई से स्टेट वाइड आंदोलन शुरू करने की धमकी की है। जैसे आप जानते हैं कि मुंबई जैसे मल्टी कल्चरल महानगर में 70% से अधिक ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक गुजरात, उत्तर भारत, पंजाब और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत के दम पर शहर में अपनी जगह बनाई है और अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। साथ ही मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। निरुपम ने आगे कहा कि ऐसे समय में ये फैसला उनके रोजगार पर लटकती तलवार के समान है। ऑटो रिक्शा या टैक्सी चालकों के दिलों में डर और असंतोष बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा में माहौल उस वक्त गर्मा गया जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सम्राट चौधरी की तरफ से सदन में ध्वनि मत से बहुमत साबित करने के बाद पूरे सदन में लालू पाठशाला और डिग्री से लेकर उम्र के जैसे जमकर तीर चले। सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विकास के काम के लिए सरकार को स्थिरता की जरूरत होती है, लेकिन बिहार एक अनोखा राज्य है जहां 5 साल में ये 5वीं सरकार बनी है। हम सम्राट चौधरी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इलेक्टेड सीएम को सेलेक्टेड सीएम ने जो संकल्प लिया था उन्होंने वो पूरा किया। हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है कि ये लालू जी के पाठशाला के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इससे ज्यादा अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई सेलेक्टेड सीएम, इलेक्टेड सीएम को जो है सेलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, इस मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने सम्राट को उनकी पगड़ी संभालने की चेतावनी देते हुए चुटकी भी ली कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की नजर उनकी कुर्सी पर है और भाजपा और आरएसएस के पुराने नेता इस नए नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। उधर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी योग्यता और दस्तावेजों के पूरी तरह पारदर्शी होने का दावा किया। उन्होंने तेजस्वी के एफिडेविट विवाद को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी साख पर उठ रहे सवाल निराधार है। तेजस्वी के इस दावे पर कि भाजपा ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया है, सम्राट ने स्पष्ट रूप से कहा कि नीतीश कुमार को कोई नहीं हटा सकता। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन तेजस्वी का हमला नहीं रुका। सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीएम पर फिर हमला बोला और कहा, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कौन किया? बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते सबका अधिकार है कि कितने शिक्षित हैं जानना, कितने उनके मुकदमे हैं ये जानना, लेकिन सब गोल मटोल है। उनका उम्र क्या है ये भी लोगों को नहीं पता है, उनको भी नहीं पता है, तो कौन सा एफिडेविट पे विश्वास करेंगे लोग। और कहाँ सम्राट चौधरी जी तो सचेतक थे हम लोग के दल में, तो
पास तो यही से हुई। यानी सदन में बहुमत साबित करने की जितनी चर्चा इस वक्त बिहार की सियासत में हो रही है, उतनी ही चर्चा राज्य में तेजस्वी यादव के तीखे हमलों की भी जारी है। तेजस्वी ने यह साफ कर दिया है कि वो नए सीएम पर भी इसी तरह आगे भी हमलावर रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अभी से कमर कस ली है, जिसके चलते बीजेपी पर अखिलेश यादव के ताबड़तोड़ हमले जारी है। वहीं एक बार फिर उन्होंने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि जैसे बंगाल और तमिलनाडु में जनता ने बीजेपी के खिलाफ बम्पर वोटिंग की, ठीक वैसे ही यूपी चुनाव में भी जनता बीजेपी के खिलाफ मतदान करेगी। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि बीजेपी सरकार ने नोटबंदी, बैंकों में केवाईसी, खाद, SIR को लेकर सिलेंडर तक हर बार जनता को बस लाइन में ही लगाया है। इसीलिए जनता ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भाजपा के खिलाफ लाइन में लगकर बम्पर वोट डाला। उत्तर प्रदेश में भी जनता बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 95% पीडीए ही 95% वोटिंग करके नया रिकॉर्ड बनाएगी। बीजेपी को हराएंगे और हमेशा के लिए हटाएंगे। हम अपने पीडीए प्रहरियों और बूथ प्रभारियों को 2027 में 95% वोटिंग का नया लक्ष्य देते हैं। हमारा नया नारा होगा 95% वोटिंग कराएंगे, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। यही नहीं, अखिलेश यादव ने बुरे दिन जाने वाले हैं का नारा देते हुए राज्य में सत्ता परिवर्तन का भी दावा किया। वहीं अखिलेश यादव के इन ताबड़तोड़ हमलों को लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसका फायदा उन्हें यूपी चुनाव में मिल सकता है, जो बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। देखना होगा कि अखिलेश यादव के इन हमलों पर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब या प्रतिक्रिया आती है या नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर चल रहा है, लेकिन ये कब तक बरकरार रहेगा, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी को हमले के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर बताया, मैंने अमेरिका की नेवी को आदेश दिया है कि वो किसी भी नाव को, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, गोली चलाकर तबाह कर दे। जो हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। अब उसका एक और वॉरशिप USS जॉर्ज H.W. बुश पश्चिम एशिया में तैनात हो गया है। इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 6000 से ज्यादा नौसैनिक शामिल हैं। यानी मौजूदा वक्त में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पश्चिम एशिया में हैं। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी मीडिया CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कई तरह के प्लान्स पर विचार किए जा रहे हैं, जिनमें हॉर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब खाड़ी और ओमान की खाड़ी के आसपास ईरान की क्षमताओं पर टारगेटेड हमले की योजना भी शामिल है। इन संभावित हमलों में छोटी, तेज गति वाली हमलावर नौकाओं, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है, जिनकी मदद से तेहरान ने इन अहम जलमार्गों को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है। उधर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी साफ कहा कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। हम अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, खामेनेई वंश को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजरायली सेना तैयार है और लक्ष्यों को चिन्हित कर लिया गया है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब अमेरिका बातचीत के लिए नहीं बल्कि जंग की ही तैयारी में है। लेकिन इस बार वो ईरान को कोई धोखा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ईरान पहले से ही तैयार है। उसने अपने एयर डिफेंस भी एक्टिव कर दिए हैं। साथ ही ये कड़ा संदेश भी दे दिया है कि वो दुश्मन के आगे नहीं झुकेगा, बल्कि उन्हें पछताने पर मजबूर कर देगा। हालांकि इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ईरान का एक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से फोन पर बातचीत की। अराक्ची रात तक इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। ऐसे में पश्चिम एशिया के हालात को लेकर सवाल और गहराते जा रहे हैं। सवाल है कि क्या अब जंग दोबारा भड़केगी या फिर शांति स्थापित होगी।